हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारा चैनल अभय सर पे। आज हम बात करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ऑलराइट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई एक सेल का मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो मैंने आपको एक सेल बना के दिखाया था ऐसे, और सेल के बीच में एक राउंड सा स्ट्रक्चर था जिसे हमने कहा था न्यूक्लियस। ओके, एंड ये जो बाउंड्री दिख रहा है आपको, इसे हमने कहा था सेल मेम्ब्रेन। इसी को हमने एक और नाम से बुलाया था बच्चों, वो था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो ये स्ट्रक्चर था यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस, उसे हमने कहा था साइटोप्लाज्म। ओके, मैंने कहा था भाई सबके बारे में डिटेल में पढ़ना है। आज हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूरी डिटेल में। और बच्चों फिर से वही कह रहा हूँ मैं, अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आराम से सारा कुछ नोट करते हुए चलना है आपको। और वीडियो ख़त्म होने के बाद सभी नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, उसको याद करने की कोशिश करना है। और बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें और सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करें यार। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो मैं ऐसा करता हूँ, सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सब लिखवाते हुए चलता हूँ। देखो, सेल मेम्ब्रेन है बच्चों, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और कुछ कई नाम है इसके भाई। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के तीन नाम है। सेल मेम्ब्रेन तो एक है ही, दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, और क्या बात है भाई कि सेल मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहलाता है। सो इट इज, अच्छे से लिख देता हूं मैं, इट इज selectively permeable in nature। इसका नेचर कैसा होता है भाई? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। जब सर ये सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, तो बच्चों देखो ध्यान से क्या होता है। इसका मतलब होता है, इट मीन्स इट अलाउज एंड या फिर और परमिट, it allow or permit the entry and exit of some material in and out of the cell। इस बात को बड़े ध्यान से लिखना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक सेल है तो सेल के अंदर कुछ ही चीज़ों को आने देंगे और सेल से बाहर कुछ ही चीज़ों को जाने देंगे। तो ये जो सिलेक्टेड चीज़ों को सेल के अंदर आने देते हैं और सेल से बाहर जाने देते हैं, इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली का मतलब सेलेक्टेड चीज़ें, एंड परमिएबल का मतलब इन एंड आउट, अंदर आना और बाहर जाना। समझ में आ गया बात? तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उसे हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ऑलराइट बच्चों, और क्या इंपॉर्टेंट बात है सर इसके बारे में? तो ये देखो बच्चों, इट इज, सेल मेम्ब्रेन जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? सो इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल। बच्चों ये प्लांट्स के सेल में भी मिलता है हम लोगों को, और ये एनिमल के सेल में भी मिलता है। मतलब कि ये दुनिया में हर जगह हर किसी जीव में है, चाहे वो कोई भी जीव हो, छोटा से छोटा जीव हो, बड़ा से बड़ा जीव हो, सभी जीव में ये सेल मेम्ब्रेन मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, ऑल राइट बच्चों। अब ये देखो ध्यान से, जो हमारे पास एनिमल सेल होता है ना, ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और जो प्लांट सेल होता है वो जो सेल वाल है उसके जस्ट पीछे नीचे पाया जाता है। तो इस बात को बताता हूं कैसे है हमारे पास। मैं कह रहा हूं कि इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग इन एनिमल सेल।
एनिमल सेल का ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, बट प्लांट सेल में इसका कुछ अलग कहानी है। बट इट इज लाई, लाई मतलब पाना, वहां पे होना। इट इज लाई बिलो दी, इट इज लाई बिलो दी सेल वॉल, सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट सेल, इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब मैं एक ना डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ कि भाई ये आखिर जो मैंने लिखा है वो कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखो बच्चों, ये मैंने एक सेल बनाया, अभी ये सेल है और ये न्यूक्लियस है। अगर ये एक एनिमल सेल है, अगर ये एक एनिमल सेल है तो ये कहलाएगा हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मोलेमा, और यही सबसे बाहरी वाला लेयर होगा, इसके बाहर और कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि मैं एक प्लांट सेल को बनाता हूँ, अगर मैं एक प्लांट सेल को बनाता हूँ, सो प्लांट सेल के ये न्यूक्लियस है, ये वाला जो अंदर में लिख बनाया मैंने ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाहर में एक और लेयर बनाना होगा हम लोगों को इस तरीके से। ये जो बाहर वाला लेयर है बच्चों, ये होता है हमारा सेल वॉल। तो मैं लिख देता हूँ इसका नाम यहाँ पे, ये है हमारा सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर जो लेयर बनाया मैंने ये वाला ग्रीन वाला पेन से जो है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मेरे ख्याल से अब बात समझ में आ गई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एनिमल सेल का जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वो क्या है, सेल वॉल। तो सबसे बाहर होता है प्लांट सेल में सेल वॉल, एंड उसके नीचे उसके अंदर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब देखो भाई, सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो क्या करता है, दो सेल को सेपरेट करने का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या फंसा हुआ यहाँ पे, साइटोप्लाज्म। तो मान लीजिए ये एक सेल है, इसके बगल में एक और सेल आ जाता तो इसके पास में न्यूक्लियस होता, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होता। तो इस वाले व्हाइट वाले सेल का साइटोप्लाज्म और येलो वाले सेल का साइटोप्लाज्म वो दोनों मिक्स हो जाता है ना, अगर ये बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या करता है, दो सेल के साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है, मतलब कि दोनों सेल के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है। समझ में आया बात। तो ये एक तरह का बाउंड्री होता है, इट इज अ बाउंड्री। मैं लिखता हूँ सिंपल भाषा में, इट इज अ बाउंड्री। ये क्या है भाई, एक बाउंड्री है जो सेपरेट करता है, विच सेपरेट साइटोप्लाज्म ऑफ, साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ये लिखना सही रहेगा, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। वो अपने आस पास जो भी चीजें है उससे सेपरेट कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन। मतलब बाहर में कुछ भी चीजें हो उससे कोई मतलब नहीं है, इस बाहर वाले चीजों से जो अलग कर रहा है इस सेल को वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन। तो एक बाउंड्री की तरह काम करता है जो सेपरेट करता है इसके सराउंडिंग से। समझ में आ गई इतनी बातें आपको, ओके। अब सर आपने इतना बता दिया तो ये भी बता दीजिए कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बना किससे भाई, ये किस चीज से मिलकर बना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये हमें याद होना चाहिए। यहां लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है ना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। किस किस से मिलकर बना हुआ है भाई, कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे पास लिपिड होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए एंड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। इन तीनों के मिलने से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बना होता है। अब यहाँ पे एक और खास बात है जो ध्यान रखना है, ये जो हमारा प्रोटीन है ना, प्रोटीन ये सैंडविच की तरह बीच में फंसा हुआ होता है लिपिड के। अब यूं समझ लो, हम लोगों ने खाया हुआ है ना सैंडविच, तो सैंडविच में क्या होता है, ऊपर एक ब्रेड, नीचे एक ब्रेड, और बीच में कुछ टिक्की उक्की भरी होती है आलू की, आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, ये सब की टिक्की भरी होती है। तो सेम ऐसे ही ऊपर लिपिड, नीचे लिपिड और बीच में प्रोटीन फंसा होता है एक सैंडविच की तरह, ठीक है। इस बात को चलो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कि वेयर प्रोटीन
आर सैंडविच बिटवीन, मैं बिटवीन ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों, आप सही स्पेलिंग लिखना, BETWEEN, बाई लेयर ऑफ लिपिड्स। ऑलराइट बच्चों, तो ये हमने पता कर लिया कि भाई हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ से मिलके बना हुआ है। सो वो है लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमारा जो प्रोटीन है वो सैंडविच की तरह बीच में धंसा हुआ है, किसके, लिपिड के। ओके, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है भाई, इसका कुछ ना कुछ डायग्राम भी होगा, किसी साइंटिस्ट ने इसके बारे में समझाया होगा, हमें बताया होगा हम लोगों को, और अगर उन्होंने समझाया है तो उनका एक स्ट्रक्चर भी दिया होगा हमें। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया था वो कैसा स्ट्रक्चर था और किसने बताया था, इसके ऊपर बात करते हैं। एक और बात लिख लेता हूँ यहाँ पे बच्चों, हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो लिविंग सेल होता है। कैसा होता है भाई, ये लिविंग होता है, ये लिविंग सेल है। एंड ये जो हमारा सेल वॉल लिखा था मैंने यहाँ पे, ये नॉन लिविंग होता है, ये लिविंग नहीं होता है। साथ में ही याद रखो थोड़ी सी और बातें, कि ये लिविंग तो है, साथ साथ में ही ये फ्लेक्सिबल भी है। ये कैसा है, फ्लेक्सिबल है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, कैन बी फोल्डेड। ठीक है, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं, कैन बी ब्रोकन, एंड कैन बी रीयूनाइटेड। हम इसको तोड़ के फिर जोड़ भी सकते हैं, हम इसको तोड़ के फिर जोड़ भी सकते हैं। याद करो थोड़ी सी बात, जब कोई इंसान जल जाता है, मान लो किसी इंसान का हाथ जल गया, स्किन पूरा खराब हो गया, अब हमें उसके स्किन को सही करना है, तो कहीं से नया स्किन तो ला नहीं सकते हम लोग, तो क्या करते हैं, उसी इंसान का हम जांघ या थाई की स्किन को निकालते हैं, मतलब कि उसके मेम्ब्रेन को निकालते हैं और उसके हाथ पे जाके चिपका देते हैं। तो मतलब ये है कि हमने पहले तोड़ा फिर जोड़ा। समझ में आया क्या, बोलो, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो किसने दिया था। अरे यार ये पेन क्यों नहीं चेंज होता है, कभी कभी लगता है रुक जाता है ये। हाँ, सो आगे बढ़ते हैं और ये रहा। ओ, तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है उस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। एंड जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो दो थे, एक का नाम था सिंगर और दूसरे का नाम था निकोलसन। समझ में आ गया बच्चों, तो सिंगर एंड निकोलसन ने ये वाला मॉडल दिया था। सिंगर एंड निकोलसन ने गेव दी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप कह सकते हो सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बच्चों बताओ सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो क्या बोलोगे आप लोग, सर सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। अब ये रहा वो मॉडल बच्चों, ये रहा वो मॉडल। इस मॉडल के ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो ये जो बॉल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये जो बॉल सा ऐसे भूत की तरह दिख रहा है, ऐसे ये ऐसे ऐसे जो दिख रहा है, ये हमारा एक्चुअली में ऊपर भी है और नीचे भी ऐसे है ना, नीचे से भी बना हुआ है ऊपर से भी बना हुआ है। ये जो चीज़ है ना आपके पास, इसे हम कह रहे हैं ब्रेड की तरह जो है वो, ये दोनों के दोनों क्या है, हमारा लिपिड है। और लिपिड कितने हैं यहाँ पे देखो, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दो लिपिड है, तो इसलिए कहते हैं बाय लेयर ऑफ लिपिड। एंड उस लिपिड के बीच में देखो ये जो चीज़ है ना, ये रेड पेन ले लेता हूँ मैं, ये चीज़ है ये वाला, ये एक्चुअली में हमारा है प्रोटीन, ये भी होता है प्रोटीन, और ये जो चीज़ है इसे भी हम कहते हैं प्रोटीन ही। कई तरह के प्रोटीन होते हैं बच्चों, तो मैंने तुम्हें दिखाया कि लिपिड, अब लिपिड जो होता है ना वो एक्चुअली में हमारा फोस्फोलिपिड होता है। आप सिर्फ लिपिड भी बोलोगे तो काम चल जाएगा, वैसे ही इसका नाम है फोस्फोलिपिड, लेकिन सिर्फ आप लिपिड बोलोगे तो भी काम चल जाएगा। अब प्रोटीन कई तरह के हैं, एक पूरी तरह से धसा हुआ है, एक सिर्फ बाहर बाहर है, तो बाहर वाले को हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बता रहा हूँ बस ऐसे ही। बाहर वाले जो साइड में जो प्रोटीन लगा हुआ ये वाला, इसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरी का मतलब होता है आउटर साइड, बाहर की तरफ। एंड जो बिल्कुल धसा हुआ है इस तरीके से, और एक ये रहा हमारे पास, दो है हमारे पास, तो ऐसे वाले शेप को हम कह रहे हैं चैनल प्रोटीन। एंड जो इस तरीके का है दो वाले, इसको हम कह रहे हैं कैरियर प्रोटीन। ठीक है, ये भी देखो बच्चों एक तरह का प्रोटीन ही है, ये भी क्या है, एक तरह का प्रोटीन ही है।
एंड प्रोटीन से चिपका होता है ये स्ट्रक्चर हमारे पास, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन। इजी, समझ में आया आपको बात? इतना ही ध्यान रखना है आपको। अगर आपके क्वेश्चन पूछता है डायग्राम बना के दिखाओ, तो देखो आप कैसे बनाओगे। सिंपल ऐसे भूत बनाओगे, दो ऊपर नीचे, ऐसे भूत बनाते चलना, ठीक है। बहुत इजी बता रहा हूँ आपको, बस ये डायग्राम आप बना लोगे एग्जाम में, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ध्यान दो बच्चों, कैसे डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये देखो बहुत अच्छा है, ये बना लिया हम लोगों ने। ऐसा कर लेंगे 5-6, और ऐसे बीच में हम, पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, बीच में हम ऐसे कुछ प्रोटीन को घुसा देंगे, कुछ आधी आधी कर देंगे और कुछ पूरी कर देंगे। सो ये हो गया। इसका नाम लिख देना आप, बस इसका नाम लिख देना। इसका नाम क्या है? लिपिड बाय लेयर, इसको हम बोलते हैं लिपिड बाय लेयर। और ये जो येलो सा बनाया हमने, ये हम लिख देंगे यहाँ पे प्रोटीन। बस इतना आप कर दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो याद हुआ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इन सभी बातों को कॉपी में अच्छे से सजा सजा के लिखना है बच्चों। ऑलराइट, अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है उसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा, फंक्शन से पहले ये फंक्शन से बात ये पढ़ना है, यहीं पे लिख देता हूं मैं फंक्शन बच्चों, जगह नहीं है इधर, पीछे है जगह क्या? नो चांस। एक काम कर सकता हूं मैं, यहाँ पे एक ब्लैक स्क्रीन ले लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन। बच्चों लिख लेना आप, फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है भाई, उसका क्या फंक्शन होता है? तो भाई इसका दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन याद रखना है आपको। पहला फंक्शन क्या है भाई? इट रेगुलेट्स, इट रेगुलेट्स द मूवमेंट, movement of molecules, molecules inside and outside of the cell। मतलब कि सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है, मान लीजिए सेल है हमारे पास, तो सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है और सेल के बाहर कोई चीज आ रहा है, तो इसका जो रेगुलेशन करेगा, इसको जो देख रेख करेगा, वो कौन करेगा? ये मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन देख रेख करता है। एंड दूसरा जो है इसके बाद, वो क्या है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन। अरे यार पूरा ही मिट गया ये तो। डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल, मतलब कि एक सेल में जो चीजें हैं उस सभी चीजों को मेंटेन करना, उसका देख रेख करने का जो काम है वो किसका भाई? सेल मेम्ब्रेन का। तो ये दो फंक्शन याद कर लेना। अगर आपके क्वेश्चन में आता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन लिखिए, तो आपको ये दो फंक्शन लिख के आने हैं, मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। मेरे ख्याल से सेल मेम्ब्रेन के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। इतना बात अगर आप याद रख लेते हैं तो भाई सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इससे बाहर तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन पूछेगा। अब बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन में जो सब्सटेंस या मॉलिक्यूल इनसाइड और आउटसाइड हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जरिए जो मॉलिक्यूल्स अंदर और बाहर हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो कई तरीके से हो सकता है। बेसिकली हमारे पास कुल दो तरीके, ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है चीज़ों का, वो दो तरीके से होता है। एक है हमारे पास डिफ्यूज़न, एक है हमारे पास डिफ्यूज़न, एंड दूसरा है हमारे पास ऑस्मोसिस। सो जो मेम्ब्रेन है हमारे पास, मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस इनसाइड आउटसाइड होता है वो दो तरीके से हो सकता है, डिफ्यूजन के जरिए हो सकता है या फिर ऑस्मोसिस के जरिए हो सकता है। ठीक है, चलो तो दोनों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। छोटा सा एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, पहले मैं एक डेफिनेशन दिखाता हूं भाई कि डेफिनेशन क्या हो सकता है डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का। ऑलराइट, और ये वाला डेफिनेशन तो भाई कई बार पूछा गया एग्जाम में, बड़े अच्छे से ध्यान से सीखना। मैं बिल्कुल आराम से आपको सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे। डिफ्यूजन क्या होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं फटाफट डेफिनेशन लिख लेता हूँ। देखो क्या है,
यार लिखने में थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे आपको समझ में आएगा। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट या फिर आयंस और आयंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर concentration is called diffusion, is called as diffusion। क्या बोला भाई, डिफ्यूजन क्या होता है? अभी समझाता हूं आपको कि ये होता क्या है भाई। डिफ्यूजन में आखिर ये सॉल्यूट क्या होता है, आयंस क्या होता है, इसके बारे में बताता हूं आपको। सॉल्यूट और आयंस के बारे में आपको बताता हूं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 शायद पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी, 1 और 2 में हमने बात की थी सॉल्यूशन के बारे में। एंड सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की थी कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो हमने कहा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलता है तब वो सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तब वो सॉल्यूशन बनता है। कैसे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से। एंड सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है एंड सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है। तो जो सॉल्यूशन में ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है और जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। अब एग्जांपल देखो ध्यान से, आपने नींबू पानी पिया है क्या? तो नींबू पानी में बताओ ज़्यादा कौन है, नींबू या पानी? बिल्कुल सही, पानी ज़्यादा है, नींबू कम है। तो जो ज़्यादा है जो कि है पानी, तो वो क्या बन जाएगा हमारा? सॉल्वेंट। और जो कम है, कम क्या है भाई? नींबू। तो नींबू हमारा हो जाएगा सॉल्यूट। तो जो कम चीज है ना, सॉल्यूट वाला पार्ट जो है, वो जब जहां पर ज्यादा है वहां से जहां पर कम है उधर की तरफ मूव करता है, तो हम कहते हैं वो डिफ्यूजन हो रहा है। एंड एक और बात ध्यान रखो बच्चों, ये जो सॉल्यूट और आयंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम लेते हैं डिफ्यूजन के अंदर गैसियस पार्टिकल। गैसेस पार्टिकल होता है। कैसा होता है? गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के आयंस होते हैं। यहाँ पर हम सॉलिड और लिक्विड की बात नहीं करते। वैसे डिफ्यूजन कोई भी कर सकता है, कोई शक नहीं है, पर यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस की बात कर रहे हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए कौन कौन से गैस पास करते होंगे? ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, ये सब जो गैस पास होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, वो कैसे होते हैं? थ्रू डिफ्यूजन। थ्रू डिफ्यूजन। डेफिनेशन याद रहेगा तुम्हें लोगों को, बताओ। अच्छा, ये एक और बात बच्चों ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए ये अपने आप होता है। और जो काम अपने आप होता है इसका मतलब इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे हम सेकंड लाइन लिखेंगे इसका, इट डज नॉट रिक्वायर, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसको मूव करने के लिए, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना एनर्जी के ही ये काम कर लेते हैं। एंड ऐसा ट्रांसपोर्ट का तरीका जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता है उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट भाई? पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। मेरे ख्याल से आपको डिफ्यूजन का मतलब समझ में आ गया है। अभी मैं एक बार और डायग्राम के जरिए समझाऊंगा डिटेल में। फिलहाल इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो वो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं ऑस्मोसिस के बारे में कि भाई ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस का डेफिनेशन और डिफ्यूजन के डेफिनेशन में थोड़ी सी सावधानी बरतनी हम लोग को। देखो ध्यान से कैसे। ऑस्मोसिस में हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट का मूवमेंट कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूट था, यहाँ पे सॉल्वेंट। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और यहाँ पे सॉल्वेंट कौन था बताओ? पानी था ना, तो हम वाटर भी कह सकते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। ये बात मैं बोल रहा हूं तो आप साथ साथ में भी लिख सकते हो कॉपी में। सो टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। अब किसकी कंसंट्रेशन की बात करें बच्चों? हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं। यहां पर भी किसी कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम लोग? सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, पानी की। तो मतलब कि पानी जहां ज्यादा था वहां से पानी ज्यादा जहां कम है
उधर मूव होना कहलाता है ऑस्मोसिस। जहां पानी ज्यादा है वहां से कम की तरफ मूव करता है पानी तो कहलाता है ऑस्मोसिस। तो इसी लिख सकता हूं इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस भी कहते हैं। देखो ऑस्मोसिस को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, बहुत तरीके हैं डिफाइन करने के। आप एक ये डेफिनेशन याद रखो, बस एक ये याद रखो कि सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्वेंट के हायर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट के लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है तो कहलाता है ऑस्मोसिस। इजी है, कई और तरीके से बता सकता हूं मैं, लेकिन फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक चीज याद रखो बस, एक चीज याद रखो बस। अब ऑस्मोसिस जो है ना बच्चों, वो दो तरीके का होता है। ऑस्मोसिस जो है वो दो तरीके का होता है। टाइप ऑफ दो तरीके, ये लिख देता हूं, दो तरीके से कौन कौन से हैं। एक होता है एंडोमोसिस, एंडो ऑस्मोसिस, एंड दूसरा होता है एक्सोमोसिस, एक्सो ऑस्मोसिस। अब एंडो और एक्सो क्या होता है भाई, ध्यान दो इधर। एंडो का मतलब है जब पानी सेल के अंदर जा रहा है तो वो कहलाता है एंडोऑस्मोसिस। लिख देता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, बच्चों आपको पता चलेगा ना सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट मतलब वाटर। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, कहां पे? सेल के अंदर, इज कॉल्ड एंडोमोसिस, इज कॉल्ड एंडोऑस्मोसिस। एंड इसमें क्या होगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा। सो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर आउटसाइड द सेल, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। तो वो क्या कहलाएगा हमारे बच्चों? वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास एक्सोऑस्मोसिस। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? ऑस्मोसिस भी समझ में आ गया। अब एक बार फटाफट से डायग्राम देख लेते हैं और वहां समझते हैं डिटेल में थोड़ा सा और। ये देखो डायग्राम बच्चों, ये हमारे पास डिफ्यूजन का और ऑस्मोसिस का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये ध्यान देखो इधर। सो ये एक हमारे पास, अरे यार एक चीज तुम्हें लिखना भूल गया मैं, इसमें थोड़ी सी एक बात और याद रखनी है। इसमें डायग्राम से मुझे अचानक से याद आया है, डायग्राम से याद आया, ये पीछे हो जा भाई, अरे हो जा। हाँ, सो यहाँ पे देखो क्या लिखना है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पे इज से पहले इस वाले पोर्शन पे आपको ऐड करना है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये चीज ऐड करना है बच्चों। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कैसे लिखेंगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इजी, मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑस्मोसिस, जब हम डिफ्यूजन करवा रहे हैं इस वाले सेल में, इसमें हम क्या करवा रहे हैं? डिफ्यूजन करवा रहे हैं। सो इसमें हमें कोई भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल थे, ये रहे गैस के मॉलिक्यूल बहुत सारे, यहाँ पे भीड़ लगा रखी हमने, और इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उस मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है यहाँ पर। अब इस तरफ देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए नाम दूँ और इस तरफ मैं बी नाम दूँ, तो ए साइड में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बी साइड में बहुत कम कंसंट्रेशन है, मतलब है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, गैस के मॉलिक्यूल दिख रहा है हम लोगों को ए से बी की तरफ आ रहे हैं, ए से बी की तरफ आ रहे हैं, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहे हैं। ये कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। और इसमें क्या होता है? गैस होता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप अपने घर में अगर अगरबत्ती जलाते हैं ना मंदिरों में, तो मंदिर तो एक कोने में है, वहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाया, लेकिन हम बैठे हुए हैं किसी दूसरे साइड में, रूम के किसी दूसरे साइड में बैठे हुए हैं, वहाँ पर भी उस अगरबत्ती का खुशबू आ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो अगरबत्ती का जो पार्टिकल था, जैसे ही हमने जलाया, उस अगरबत्ती के पास में उसके पार्टिकल ज़्यादा थे, बाकी रूम में कम थे। तो वहाँ पे ज़्यादा था मतलब वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन था, वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया और हमारे पास भी वो पार्टिकल्स आ गए। ठीक है,
यहाँ बात करो, ये हमने ए पार्ट रखा है, ये हमने बी पार्ट रखा है, और ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि हमने लगा दिया यहाँ पे बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। मैंने फिर से ए साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा रखा है, बी साइड में कम रखा है, तो ए से जो चीज़ें है वो बी की तरफ मूव करेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है वो क्या हमारा लिक्विड है, वो क्या हमारा लिक्विड है, वाटर, वो क्या हमारा वाटर है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा ऑस्मोसिस। और ये दोनों काम तब तक होते रहते हैं जब तक हर जगह पे बराबर ना हो जाए, सेम सेम ना हो जाए, इधर भी सेम सेम ना हो जाए, इक्विलिब्रियम इक्वल ना हो जाए। तो ये क्या करते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, इक्वलाइज करते हैं कंसंट्रेशन को दोनों साइड, मतलब कि इस साइड और इस साइड दोनों साइड इक्वल करने का काम करते हैं। मेरे ख्याल से भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब ज़्यादा नहीं, इसके बाद की कहानी मैं अगली क्लास में बताऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, और उसमें हम 3 तरह के सॉल्यूशन की बात करेंगे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। थोड़ा सा पढ़ के आना बच्चों, इन तीनों के बारे में मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब बच्चों देखो, वीडियो अगर लाइक अच्छी लग रही है आपको तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, एंड शेयर भी करो यार, क्योंकि अभी मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ी सी तो मोटिवेशन चाहिए मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं पूरी वीडियो अच्छे से बताता रहूँगा। तुम बिल्कुल ट्यूशन जो जाते हो ना तुम लोग बच्चों, ट्यूशन पढ़ना छोड़ दोगे तुम, सच बता रहा हूँ मैं, वीडियो देखना शुरू करके, अगर तुमने वीडियो सही से देखना शुरू किया तो, ठीक है। तो थोड़ा आप सपोर्ट करो, बाकी मैं तो सपोर्ट करता रहूँगा। ऑलराइट, ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो, बाय।